Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business communication. In today's lecture, we will discuss upon the topic oral presentation, its meaning, purpose, importance and forms. यानी कि आज के लेक्चर में हम मौखिक प्रस्तुतिकरण के अर्थ, उसके उद्देश्य, उसके महत्व एवं रूप के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरल प्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। समस्त संप्रेषण या तो शाब्दिक होते हैं या मौखिक। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दिनचर्या का अधिकांश भाग मौखिक संप्रेषण में ही व्यतीत करता है। मौखिक संप्रेषण एक कौशल है जो चिंतन, मनन, अनुभव एवं लगन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। मौखिक संप्रेषण अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। कोई भी व्यक्ति मौखिक संप्रेषण के द्वारा अपना एवं अपनी संस्था दोनों का विकास कर सकता है। मौखिक प्रस्तुतिकरण मौखिक संप्रेषण से ही आता है। और जब हम अपनी डेली रूटीन की बात करते हैं, दिनचर्या की बात करते हैं, तो अधिकांशतः हम मौखिक संप्रेषण में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। ये एक तरीके की वो स्किल होती है जो लगातार प्रैक्टिस से, लगातार एफर्ट्स करने से, लगातार सीखने से, एक्सपीरियंस से, आपके फर्म डिटर्मिनेशन के बेसिस पर अपनी की लगन से प्राप्त की जा सकती है। अपने बातों को दूसरे तक सशक्त तरीके से रखने का एक माध्यम होता है मौखिक प्रस्तुतिकरण। मौखिक संप्रेषण के द्वारा कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अपनी संस्था का और अपना दोनों का ही संपूर्ण विकास भी कर सकता है। मौखिक प्रस्तुतिकरण किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी संस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिना किसी मौखिक संचार के बिजनेस एक्टिविटीज़ को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। जब हम मौखिक संचार की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं तो इसे ही हम मौखिक प्रस्तुतिकरण के नाम से जानते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि श्रोताओं के लिए पहले से ही तैयार किए गए भाषण को प्रस्तुत करना भी मौखिक प्रस्तुतिकरण कहलाता है, जहां एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के सम्मुख पूर्व निश्चित विषय को अपने शब्दों में व्यक्त करता है। एक सब्जेक्ट दे रखा होता है, एक विषय दे रखा होता है, और उस विषय पर वक्ता द्वारा श्रोताओं के लिए एक भाषण प्रस्तुत करना होता है, यानी कि उस विषय के संबंध में अपने शब्दों को व्यक्त करना होता है। इसे ही हम मौखिक प्रस्तुतिकरण का नाम देते हैं। अगर हम बिजनेस पॉइंट से भी स्टडी करें तो डेली बेसिस पर जो कम्युनिकेशन है वो फॉलो होता रहता है, और जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट किसका होता है? ओरल प्रेजेंटेशन, यानी कि मौखिक प्रस्तुतिकरण का ही होता है। एक श्रेष्ठ मौखिक प्रस्तुतिकरण एक भाषण से कहीं अधिक होता है, क्योंकि श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण के द्वारा श्रोता और प्रस्तुतिकरण दोनों का उद्देश्य पूर्णतः संतुष्ट होता है। अगर हम एक श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण की प्रस्तुति कर रहे हैं तो उसके अंदर उपयुक्त सामग्री होनी चाहिए, यानी कि जैसी विषय सामग्री चाहिए वही विषय सामग्री उसके अंदर होनी चाहिए, और उसको प्रभावी तरीके से संगठित करते हुए कहा जाना चाहिए, तभी एक प्रस्तुतिकरण श्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण बन सकता है। अब हम बात करेंगे कि मौखिक प्रस्तुतिकरण के क्या क्या मुख्य उद्देश्य रहते हैं। तो यहाँ दो उद्देश्य मैंने डिस्कस किए हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है मौखिक प्रस्तुतिकरण का, ये किसी भी व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से है जानकारी देना, यानी कि टू इन्फॉर्म। प्रस्तुतिकरण का मूल उद्देश्य होता है श्रोताओं को नई नई योजनाओं, सुझावों, नए उत्पादों आदि के बारे में जानकारी देना और उन्हें शिक्षित करना। प्रशिक्षण प्रस्तुतियों का मूल उद्देश्य नए कर्मचारियों को संगठन की नीतियों और विधियों के बारे में भी जानकारी देना होता है। विषय विक्रय प्रस्तुतिकरण का उद्देश्य होता है श्रोतागण को उत्पादों के गुणों जो उनके लिए लाभप्रद है उनके बारे में जानकारी देना, यानी कि जो जानकारी दे रहे हैं वो टाइटल चेंज होती होती है, सब्जेक्ट के चेंज होते होते वो जानकारी भी अलग हो जाती है। अब जैसे कोई श्रोता है तो श्रोताओं को अगर आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हो तो योजनाओं, सुझावों और नए उत्पादों के बारे में आप बताना चाहते हो, उनको शिक्षित करना चाहते हो उस बारे में, इसी वजह से आप मौखिक प्रस्तुतिकरण का प्रयोग कर रहे हो। कर्मचारियों के सामने अगर आप मौखिक प्रस्तुतिकरण कर रहे हो तो आप उन्हें संगठन की नीतियों और विधियों के बारे में जानकारी देना चाहते हो। ऐसे ही अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, यानी कि विक्रय प्रस्तुतिकरण को प्रस्तुत किया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है? अपने श्रोतागण को अपने प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद
के लाभों के बारे में बताने के उद्देश्य से आप इसको प्रस्तुत करते हो। दूसरा उद्देश्य है इसका प्रेरित करना, यानी कि टू परसुएट यानी कि इसका एक विशेष उद्देश्य होता है श्रोताओं से किसी खास ढंग से कार्य कराना और विश्वास दिलाना। जैसे विक्रय प्रस्तुतियाँ क्रेता को उत्पाद खरीदने के लिए सहमत करती हैं। आप परसुएट करना चाहते हो, प्रेरित करना चाहते हो, अपनी बात को इस तरीके से कहते हो आप जिससे कि जो श्रोता है वो आपकी बात से प्रभावित हो सके, और प्रभावित होने के साथ साथ वो आपके उत्पादों को परचेज कर सके, उसको क्रय कर सके। तो अपने उत्पादों को विक्रय करने के लिए भी आप अपने श्रोताओं को प्रभावित करना चाहते हो, प्रेरित करना चाहते हो, जिसके लिए आप मौखिक प्रस्तुतिकरण की सहायता लेते हो। इसके साथ साथ जो प्रस्तुतिकरण है उसका एक अन्य उद्देश्य क्या होता है, श्रोताओं का मनोरंजन करना। और इसी वजह से प्रस्तुति के अंत या मध्य में चुटकुले सुनाए जाते हैं या अन्य भी शेरो शायरी होती है, इनका प्रयोग किया जाता है और इस तरीके से श्रोताओं का मनोरंजन भी किया जाता है। अब हम बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। पहला पॉइंट है इसके रेफरेंस में, भाषा से पहला परिचय बोली गई ध्वनियों से ही होता है जिन्हें बच्चा पहल सुनता है। सबसे पहले जब इंसान इस दुनिया में आता है बच्चे के रूप में, तो उसका जो परिचय होता है वो बोली गई ध्वनियों से ही होता है, यानी कि ओरल प्रेजेंटेशन से ही होता है। दूसरा, मौखिक भाषा का प्रयोग बालक को भाषा के ध्वन्यात्मक रूप को समझने, प्रयोग करने में सहायक होता है। सुनना कौशल के विकास इसी के कारण संभव होता है। लिसनिंग की जो स्किल डेवलप होती है वो केवल ओरल प्रेजेंटेशन के बेसिस पर ही होती है, क्योंकि जो मौखिक भाषा है उसका प्रयोग करना सीखना होता है बालक को, और जो ध्वनि उसके कानों में पड़ती है उस ध्वनि के द्वारा ही वो सुनता है, अपनी लिसनिंग को स्ट्रॉन्ग करता है और उसी के बेसिस पर वो बोलना शुरू करता है फिर आगे, और फिर मौखिक भाषा का प्रयोग भी करना सीख जाता है धीरे धीरे। तीसरा पॉइंट है इसमें इसकी इंपॉर्टेंस जो डिफाइन करता है, मौखिक अभिव्यक्ति दैनिक जीवन के कार्य व्यापार का आधार है। अपनी बात को सहज और स्वाभाविक रूप से कहने के लिए परिवार एवं समाज के बीच मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। आपको अपने परिवार के किसी भी सदस्य से कोई भी बात कहनी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, मौखिक अभिव्यक्ति का ही सहारा लोगे। मौखिक अभिव्यक्ति आपको सहज और स्वाभाविक रूप से अपनी बात कहने का आधार प्रदान करती है, और परिवार के किसी भी व्यक्ति से आप अपनी बात सहजता और स्वाभाविकता से कह सकते हो। दैनिक जीवन में जो कार्य व्यापार है उसको भी आप मौखिक अभिव्यक्ति के बेसिस पर ही आगे बढ़ा सकते हो। अगली बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, महत्व की। मौखिक भाषा भावों की अभिव्यक्ति में भी सहायक होती है। इसी के द्वारा रुचि, अरुचि, आकर्षक, उदासीनता, प्रसन्नता आदि भाव भी व्यक्त होते हैं। यानी कि ये आपके भावों की अभिव्यक्ति आपको अगर प्रदर्शित करनी है तो उसके लिए भी आपको मौखिक भाषा का ही प्रयोग करना होता है। किसी भी विषय में आपको रुचि है, अरुचि है, आप उसके प्रति आकर्षक हैं या आप उसके प्रति उदासीन हैं, प्रसन्न हैं या दुखी हैं, तरह तरह के भाव होते हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए आप मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अगला जो इम्पोर्टेंस है, अगला जो महत्व है ओरल प्रेजेंटेशन का, जब किसी भी व्यक्ति को अपने संतुलित व्यक्तित्व का परिचय देना होता है तो मौखिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। वो अपने बारे में जब बताता है, अभिव्यक्ति प्रदान करता है, तो उसकी अभिव्यक्ति में स्थिरता, स्पष्टता, आत्मविश्वास जैसे गुण सहज ही दिखाई देते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर वे में ओरल प्रेजेंटेशन को फॉलो कर रहा है। अगला पॉइंट है इसके रेफरेंस में, सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में सामंजस्य में मौखिक अभिव्यक्ति विशेष भूमिका निभाती है। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा अधिगम में मौखिक भाषा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है शिक्षक की शिक्षण शैली और उसके मौखिक कौशल का भरपूर प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो शिक्षार्थी है वो अपनी जो मौखिक कौशल है उसका विकास करता है। कैसे? शिक्षक की शिक्षण शैली को सीखते हुए। इसी वजह से प्राथमिक स्तर पर भी मौखिक भाषा अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगली इसकी महत्वता है,
शिक्षण पद्धति को आकर्षक, रुचिकर व मनोरंजक रूप प्रदान करने में शिक्षक की भावपूर्ण अभिव्यक्ति, जैसे कि कहानी, कविता, कथन, वार्तालाप, ये सब इसी अभिव्यक्ति पर आधारित होते हैं। जो उसका ओरल प्रेजेंटेशन है, उस ओरल प्रेजेंटेशन के बेसिस पर वो अपनी शिक्षण पद्धति को और ज़्यादा आकर्षक बना देता है, और ज़्यादा रुचिकर, और ज़्यादा मनोरंजक बना देता है। अगला महत्व है इसका, बाल काल में सुनाई जाने वाली नानी दादी की कहानियाँ, कविताएं, गीत बच्चे का साहित्य से परिचय बोलकर ही कराते हैं। यानी कि जो माँ बाप हैं, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें वो क्या करते हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, कविताएं सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं। तो वो है क्या सब, ये सब है तो ओरल प्रेजेंटेशन। बिना ओरल प्रेजेंटेशन के तो इनको सुनाया जाना संभव ही नहीं है। अगला महत्व क्या है ओरल प्रेजेंटेशन का, मौखिक भाषा अनुभवों, ज्ञान के हस्तांतरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। लोक साहित्य का आधार मौखिक ही होता है। आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आप दूसरे से इसको शेयर करना चाहते हो, हस्तांतरण करना चाहते हो उसका, तो उसके लिए आप मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं, ओरल प्रेजेंटेशन का ही प्रयोग करते हैं। ये महत्व है मौखिक भाषा का। अगला महत्व क्या है इसका, मौखिक कौशल का विकास व्यक्ति को वाक कला में निपुण करता है। यानी जितना अच्छे तरीके से आप ओरल प्रेजेंटेशन का प्रयोग करेंगे, उतना ही आपके बोलने की निपुणता बढ़ती चली जाएगी, उतना ही आप वाक कला में निपुण होते चले जाएंगे। इसके साथ साथ जब मौखिक कौशल आपका अच्छा होता है, श्रेष्ठ होता है, तो इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। या हम कह सकते हैं जब आपका आत्मविश्वास अच्छा होता है तो उससे आपका मौखिक कौशल भी और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक है, और कौशल के विकास से आत्मविश्वास बढ़ता ही बढ़ता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। मौखिक कौशल आत्मविश्वास से बढ़ता है और कौशल के विकास से आत्मविश्वास बढ़ता है। अब हम बात करेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के विभिन्न रूपों को। मौखिक अभिव्यक्ति के अनेक रूप हैं, इनमें से कुछ क्या है। पहला है औपचारिक। औपचारिक यानी कि आदान प्रदान, प्रार्थना पत्र, स्वागत समारोह, विवाह आदि का निमंत्रण, भाषण आदि औपचारिक अभिव्यक्ति के रूप है। ऐसे अवसर पर जो आपका संप्रेषण है वो शिष्टता, विनम्रता, आग्रह से युक्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया औपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति। दूसरी हो गई अनौपचारिक मौखिक अभिव्यक्ति। जैसे आपका फ्रेंड सर्कल मिल गया, दोस्तों का समूह मिल गया, आप उनसे आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपके बैठने का ढंग है, सहज वातावरण है, ये अनौपचारिक भाषा रूप की पहचान है। अनौपचारिक व्यवहार का ना होना, अगर आपका औपचारिक व्यवहार उसमें मौजूद नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मर्यादा भंग कर देंगे। आपसी मान मर्यादा का ध्यान सदैव ही रखा जाना चाहिए आपके द्वारा। तो दो तो ये हो गए मौखिक अभिव्यक्ति, एक तो औपचारिक अभिव्यक्ति हो गई और दूसरी हो गई अनौपचारिक अभिव्यक्ति। तीसरा क्या प्रकार है इसका, वर्णन विवरण। जैसे कोई घटना घटित हुई, कोई कहानी है, उसका वर्णन करना है, कोई चीज़ आपने देखी है और उन देखी हुई चीज़ों का आपको विवरण करना है, तो ये भी आपकी अभिव्यक्ति का ही एक गुण है। मौखिक विवरण करने की क्षमता अवलोकन, स्मरण, क्रमबोध, भाषा ज्ञान पर निर्भर करती है। यानी कि आपकी स्मरण शक्ति कितनी तेज है, आप कितना शब्दों को भाषा में पिरोने की क्षमता रखते हैं, आपका भाषा ज्ञान कितना है, इस पर निर्भर करेगी कि जो घटना घटित हो रही है, ये जो कहानी है, उसका वर्णन आप किस तरीके से करते हैं। तीसरा रूप आता है इसका नेक्स्ट। पांचवा रूप आता है वो है आपका चित्रण। व्यक्ति स्थान की शब्दों में रेखाएं खींचना चित्रण कहलाता है। आप रेखाओं में खींच रहे हैं उसको, कोई भी व्यक्ति है या स्थान है, तो स्थान की शब्दों में रेखाएं खींचना ही चित्रण कहलाता है। अभिव्यक्ति का यह रूप कल्पना चिंतन से प्रेरित होता है। जीवनी, आत्मकथा, आप किसी की जीवनी बता रहे हो, किसी की आत्मकथा बता रहे हो, तो जो उस पर्सनैलिटी का एक्सपीरियंस रहा है, किस तरह से वो जीवन में अपने आगे बढ़ा है, उसको आप अभिव्यक्त कर रहे हो, तो ये कहलाता है आपका चित्रण। अगला आता है इसके अंदर इतिवृत्त। इतिवृत्त मौखिक अभिव्यक्ति का यह रूप तथ्यात्मक परिस्थिति का सटीक वर्णन कहलाता है। जैसे कि समाचार जो प्रस्तुत किए जाते हैं इसमें, वो इसी का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर एग्जाम्पल है इसका, जिसमें मौखिक जो तथ्यात्मक परिस्थितियाँ हैं उनको सटीक तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है, उनका वर्णन किया जाता है। और अंतिम आता है इसके अंदर भाषण या वार्ता या चर्चा। एक विषय आपको दिया गया है, आप उस पर सोच रहे हो, विचार मंथन कर रहे हो, विचारों को क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रहे हो, तर्क प्रस्तुत कर रहे हो, अपनी बात को आत्मविश्वासपूर्वक उचित शब्दों में कह रहे हो, तो इन अभिव्यक्ति रूपों के गुण भाषण, वार्ता या चर्चा में होते हैं।
तो ये हो गए आपके विभिन्न प्रकार के मौखिक संप्रेषण। ओके, थैंक यू।